Hello everyone. We Indian storytellers welcome you all to our new episode. You can listen us on Spotify and YouTube. अभी तक के एपिसोड में हमने देख लिया वैदिक एज के बारे में कि कैसे आर्यंस आए भारत में, कैसे उनका सेटलमेंट हुआ, उनकी इकोनॉमी कैसे थी, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में और उस वक्त के कास्ट सिस्टम के बारे में। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे जैनिज्म के बारे में। हम देखेंगे कि जैनिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन लोग थे ये, उनके बिलीव्स क्या थे और उनकी कम्युनिटी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने हमारे पहले 2 एपिसोड सुन लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो पसंद भी आया हो। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आएंगे, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 ऑन जैनिज्म। तो दोस्तों, हमने लेटर वैदिक एज में देख लिया कि उस वक्त वर्ण सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जो था ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स उस वक्त अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे और ये वर्ण सिस्टम को उन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था। लेकिन उन्होंने लोगों को ये समझाया कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये भगवान के द्वारा लिखी गई है ताकि लोग उन पे विश्वास करें और उनको फॉलो करें। तो उस वक्त ब्राह्मण्स लोगों का सोसाइटी पे इतना डोमिनेंस हुआ कि बाकी वर्ण सिस्टम के जो लोग थे, जैसे कि क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, उनको बहुत सारे परेशानियां फेस करने पड़े। तो वैदिक एज से हमें समझ सकते हैं कि उस वक्त देयर वर नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। उस वक्त ब्राह्मण्स अपने हिसाब से इतने सारे चेंजेस लेके आने लगे सोसाइटी में, जो वैदिक एज के जो स्टार्टिंग की जो प्यूरिटी थी वो अभी चली जाने लगी। इन सब का मेजर इम्पैक्ट पड़ा क्षत्रियास और वैश्यास लोगों को। उनको ब्राह्मण्स की ये जो डोमिनेंस है वो अच्छा नहीं लगने लगा। क्षत्रियास लोग जो उस वक्त राजा और वैरियर्स लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण्स उनसे दक्षिणा लेने लगा और क्षत्रिय लोगों को उनको बोले हुए मार्ग पर चलने की निर्देश देने लगे। ब्राह्मण्स एक वक्त इतना दक्षिणा मांगने लगे कि एक टाइम पे वो जमीन की भी मांग करने लगे, जो उस वक्त जो राजा थे और क्षत्रिय कम्युनिटी के जो लोग थे उनको पसंद नहीं आने लगा। द मेन रीजन वाई वैश्यास वॉज टायर्ड ऑफ ब्राह्मण्स वॉज दैट उस वक्त हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स कैटल स्लॉटरिंग, जो उस वक्त जो गाय भैंस रहते थे उसको पूजा पाठ के लिए वो बलि चढ़ाने को सपोर्ट करते थे। तो कुछ वैश्यास लोग थे वो इन सब के अगेंस्ट थे। और उस वक्त ब्राह्मण्स ने वेदास को इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा था कि सोसाइटी में सुपरस्टिशंस वगैरह बढ़ने लगे। ब्राह्मण्स लोगों को रिचुअल्स वगैरह करने के लिए मजबूर करने लगे, जो उस वक्त के लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा। सो इन सब के चलते कुछ क्षत्रियास और वैश्यास चाहने लगे कि एक बेटर सोसाइटी क्रिएट किया जाए, एक बेटर स्टेटस हो लोगों को और उनके बीच में शांति बनाए रखें। एंड दिस गेव द ओरिजिन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे भारत में आए थे। हम बुद्धिज्म के बारे में हमारे अगले एपिसोड में आपको डिटेल में बताएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे हम देखेंगे कि जैनिज्म के सोसाइटी के बारे में और हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। ये जो सोसाइटी है इसकी शुरुआत समवेयर अराउंड 500 BC में हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पे न्यू सिटीज़ डेवलप्ड होती है, फॉर एग्जांपल कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड राजगीर। ये जो सोसाइटी है इसमें कॉइन्स का सबसे पहला यूज़ ऐसा माना जाता है कि हुआ था, और जो वैश्य कम्युनिटी है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स ने सबको डिवाइड कर दिया था और क्षत्रिय जो थे खासकर वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे और वो उनकी बात नहीं मानते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इवॉल्व किया उन्होंने सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बुक लिखी थी धर्मसूत्र। जो ये बुक है इसमें उन्होंने सब लॉज लिखे थे, क्या गलत है सोसाइटी के लिए, क्या अच्छा है, आपको कैसे रहना चाहिए, एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड इन दिस बुक। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो बुक है ये सिमिलर जैसे हिंदू लॉ बुक है या मुस्लिम लॉ बुक है, हर कम्युनिटी की अपनी एक लॉ बुक होती है, ये सिमिलर प्लेटफॉर्म पे ही ये इस बुक को भी माना जाता था। अब उसमें इन्होंने एक पॉइंट ऐसा मेंशन किया था कि जो भी कोई कम्युनिटी या लोग हैं जो ये पैसा लेंड करते हैं और उस पर अगर ये इंटरेस्ट लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग फॉर सोसाइटी और वो लोग अच्छे नहीं होते हैं सोसाइटी के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट वैश्य यूज्ड टू डू इन दैट टाइम। और ये जो चीज़ है ये उनके कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, इसलिए इन लोगों ने भी ब्राह्मण्स की बात जो है मानना बंद कर दिया और इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
अब पैरेलल ही सोसाइटी में और भी कुछ चल रहा था, लोग अब प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे। अब सोसाइटी, इस वजह से सोसाइटी में क्या हुआ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर दिखने लगे, बहुत सारे लोग गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ गई थी सोसाइटी में। अब वो जो लोग थे, जो गरीब जो थे, ना उनकी कोई जात होती थी, ना उनका कोई धर्म होता था, वो लोग एक न्यूट्रल किस्म के लोग हो गए थे। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जो प्रिंसिपल है कि ये किसी को भी अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व कर लेते थे, एंड एनी वन कैन फॉलो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लिबरल और सेकुलर किस्म का सेक्ट माना जाता था। उनके कुछ प्रिंसिपल होते थे, बस आपको वही फॉलो करना था। फॉर एग्जांपल, इनका ऐसा मानना था कि आप नॉन वायलेंट रहो, आप पीस एंड हार्मनी में रहो, और जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही अर्न करो एंड बी हैप्पी। यही इनका एक बेसिक प्रिंसिपल माना जाता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि सोसाइटी में या इस एरा में बहुत सारे जो वॉर्स हुआ करते थे पहले लेटर वैदिक एज में, वो कम हो जाते हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं, जो वॉरियर्स थे, अब वो लड़ाइयाँ कम करते हैं, एंड दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड कॉमर्स, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक सोसाइटी को कैसे डेवलप करें, अपने लोग को एक सोसाइटी में कैसे एक साथ मिलकर हम चले, ये उनका मेन मोटिव हो गया था इस सोसाइटी में। अभी हम देखेंगे जैनिज्म के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में और उनके गुरुओं के बारे में। जैनिस्ट जो लोग थे उस वक्त, वो सारे भगवान को मानते थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक्सेट्रा। लेकिन इन सब भगवान के ऊपर वो लोग अपने गुरुओं को मानते थे। जैनिज्म में 24 गुरु थे जिन्हें वो तिरंतकास बुलाया करते थे, और उनमें से जो 24वां जो गुरु है उनका नाम था वर्धमान महावीरा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैनिज्म की शुरुआत महावीरा ने किया था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उनका जो फर्स्ट गुरु है, जिनका नाम है ऋषभ बाहु, उन्होंने जैनिज्म को सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया था। उनकी एक बेटी भी थी जिनकी नाम थी कृत। इसी रीजन की वजह से वो लोग जो कॉमन लैंग्वेज उस टाइम पे बोला करते थे जैन लोग, उनको प्राकृत लैंग्वेज का नाम दिया गया। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु है, या आप कह सकते हैं कि इन पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी है जैनिज्म के डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर, वो थे उनका 19th जो 19वां जो गुरु है, जिनका नाम था मलिनता। जो दिगंबर लोग थे उनको ये मानना है कि ये जो मलिनता जो गुरु है इनका, ये एक मेल गुरु है। और जो श्वेतांबर जो सेक्ट के लोग थे, उनका ये बिलीफ था कि जो मलिनता जो गुरु है वो फीमेल गुरु थे। तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु है जैन कम्युनिटी में, वो है परस्वनाथा, जो 23rd गुरु थे। श्वेतांबर सेट के जो लोग थे वो परस्वनाथा को फॉलो करते थे। परस्वनाथा का इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने जैनिज्म में 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जो आज के टाइम में भी श्वेतांबर कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं। और वर्धमान महावीरा जो प्रिंसिपल दिए हुए थे वो 5th प्रिंसिपल थे, जो रिलेट करते हैं ब्रह्मचर्य को पालन करना एक्सेट्रा पे, वो दिगंबर लोग फॉलो करते हैं। अभी हम देखेंगे वर्धमान महावीरा के बारे में। महावीरा जो थे वो एक बॉर्न प्रिंस थे, मतलब उनके पापा उस टाइम पे किंग हुआ करता था, जिनका नाम था किंग सिद्धार्था, और रानी त्रिशाला उनकी माँ थी। ये लोग जनत्रिका क्लैन को बिलोंग करते थे और किंग सिद्धार्था उनके चीफ्स थे। महावीर जो उस टाइम पे ऑलरेडी शादी किया हुआ था और उनके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य की पालन करने लगे। और जब वो 42 ईयर्स के हुए तब उन्होंने कावल्य प्राप्त किया। कावल्य का यह मतलब है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो जैन गुरु बन गए थे। महावीरा को बहुत सारे लोग जिना के नाम से भी बुलाते थे। जिना का मतलब ये होता है कि उस कम्युनिटी के हीरो माना जाता था। और 72 ईयर्स के एज में वर्धमान महावीरा का निधन हुआ। और वर्धमान महावीरा के जो उस वक्त के प्रमुख डिसिपल्स जो भी हुआ करते थे, उनको गणधारास बुलाया करते थे। उन्होंने आगे जाके जैनिज्म को भारत में स्प्रेड किया। आगे हम देखेंगे कि जैनिज्म के सोसाइटी के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। हर रिलीजियस सेक्ट का एक प्रिंसिपल होता है, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लोग उसमें बिलीव करते हैं उस सिस्टम में और उनके साथ जुड़ जाते हैं, और वो हमेशा लाइफ टाइम उस चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं। जैनिज्म में भी हम देखते हैं उनके 5 प्रिंसिपल्स थे। उनका ऐसा था कि आपको वॉयलेंट नहीं रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और जितने भी आपके पास धन है उसको ज़्यादा नहीं रखना है अपने पास, जितना ज़रूरत है उतना ही आपको रखना है।
और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य पालन जो है ये महावीरा ने इसको कॉइन किया था, उन्होंने ही इस प्रिंसिपल को लागू किया था अपने टाइम में, और ये जो है बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते भी हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। जैनिज़्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है या उनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो उनका ऐसा है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है उनके रिलीजियस सेक्ट में। महावीरा से जो पहले जैन गुरु थे जिनका नाम पार्शवा था, उनका ऐसा मानना था कि आप अपने अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को कवर करके रख सकते हो। हाउएवर महावीरा जो थे उनका ऐसा मानना था कि आपको कपड़ा जो है कम्प्लीटली त्याग कर देना चाहिए, आपको कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और इसी कारण इनके जैन सेक्ट में भी डिवीज़न हो जाता है। एक जो है श्वेतांबर से जाने जाते हैं और दूसरे जो है वो दिगंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। श्वेतांबर्स जो है वो कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, अपने बॉडी को कवर करते हैं, और जो दिगंबर्स हैं वो कम्प्लीटली नेकेड रहते हैं। जैनिज़्म जो है, जैन लोग का ऐसा मानना है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में और भगवान होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो है भगवान से पहले भी उनके जो गुरु हैं वो सबसे पहले प्रथम स्थान पे आते हैं, उसके बाद वो भगवान को मानते हैं। और उनका ऐसा भी कहना है कि महावीर जो है उनके जो गॉड है जिनको वो भगवान का दर्जा देते हैं वो सबसे ऊपर है। हमने ये भी देखा है कि महावीरा का बिलीफ सिस्टम ये भी है कि जो ये वर्ना सिस्टम है ये सच है। ये जो महावीर थे ये वर्ना सिस्टम को मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि ये जो वर्ना सिस्टम है इसमें जो लोग पैदा होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्य या शूद्रास, ये उनके पिछले जन्म का कर्म है। पिछले जन्म में जो भी उन्होंने पाप किया है वो इस करंट जो जन्म है उसमें इनको इसीलिए इस वर्ना सिस्टम में रखा गया है। लेकिन उनका ये भी मानना था कि आप जो है इस वर्ना सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, जो कि ब्राह्मण वर्ना सिस्टम में ही ऑपोजिट था, ये रिजिड था, उसमें आप निकल नहीं सकते हो। आप अगर एक बार सेटल हो गए हो या आपको डिवाइड कर दिया गया है, यू आर फिक्स्ड इन दैट कैटेगरी। बट महावीरा का ऐसा मानना था कि आप अपने अच्छे कर्म से अगर आप प्योरिटी दिखाओ, अगर आप बहुत मेहनत करो तो आप इस जो वर्ना सिस्टम है इससे बाहर निकल सकते हो और आपको हायर कास्ट में या हायर वर्ना सिस्टम में अपने आप को स्टेबल या स्टैब्लिश कर सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल निकाला, जिसका प्रिंसिपल से ज़्यादा उन्होंने ऐसा कहा कि ये उन्होंने 3 रत्न का डेवलपमेंट किया। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट एक्शन है, तो आप जो हो अच्छे जाति में, अच्छे कैटेगरी में माने जा सकते हो। और आपको ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू बी इन अ लोअर सिस्टम और स्टे लाइक अ लोअर कैटेगरी पर्सन इन सोसाइटी। जैनिज्म का स्प्रेड शुरू किया था महावीर ने। उन्होंने जैनिज्म को फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें पुरुष और स्त्रियों दोनों को लिए गए थे। उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में अपने सारे फॉलोअर्स को जैनिज्म के बारे में समझाया, क्योंकि उस वक्त प्राकृत जो लैंग्वेज थे वो बहुत कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था और सभी लोग उसको समझ पाते थे। इसी रीज़न के वजह से जैनिज्म का स्प्रेड हुआ वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में, क्योंकि उस वक्त इन रीजन्स में ब्राह्मण्स लोगों का जो डोमिनेंस था वो बहुत कम था। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार कर्नाटका में जैनिज्म का स्प्रेड चंद्रगुप्ता मौर्य ने 322 से लेकर 298 बीसी के बीच में किया था। वो उस वक्त राजा थे और जैनिज्म के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने अपना राज शासन को त्याग दिया और अपनी जैनिज्म के राह पर चलने लगे। दूसरा मेन रीज़न जो जैनिज्म का स्प्रेड होने का था साउथ इंडिया में, वो ये था कि जो मगध करके राज्य था, जो आज के टाइम पे हम साउथ पार्ट ऑफ बिहार जो बोलते हैं, वहाँ पे सूखा यानी कि फेमाइन आ गया था। ये बात है महावीर के डेथ के 200 साल बाद की। एंड ये जो सूखा था वो करीब 12 साल तक चला। उस वक्त सर्वाइवल के लिए कुछ जैन्स ने साउथ इंडिया के तरफ माइग्रेट किए अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। आगे चलते चलते जैनिज्म ने अपना स्प्रेड मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी किया। अब हम सुनेंगे कि जैनिज्म या जैन जो लोग हैं इनका कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में क्या रहा था। जैनिज्म का लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है कि ये जो सेक्ट है इन्होंने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट लिया था ये जो वर्ना सिस्टम का जो ईविल था उसको सोसाइटी से ख़त्म करने के लिए।
जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये वर्ण सिस्टम में बिलीव करते थे, बट इनका ये ऐसा मानना था कि आप किसी भी मनुष्य को परमानेंट एक वर्ण सिस्टम में नहीं रख सकते हो, और उसके पास वो पूरा हक है कि अगर वो अच्छा कार्य करता है, सोसाइटी में अच्छे से रहता है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर वो उसको फॉलो करता है, तो वो उस वर्ण सिस्टम से बाहर निकल के एक अच्छे वर्ण सिस्टम में आ सकता है। उसके पास वो पूरा हक है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकता है। एक तो ये था। दूसरा, उन्होंने जो लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो इस कदर था कि जो ये मराठी लैंग्वेज जो आज हम सुनते हैं, ये एक शौरासनी करके एक लैंग्वेज है, इससे डेवलप किया गया है। अब ये जो इसका पेरेंट लैंग्वेज है वो प्राकृत है। प्राकृत लैंग्वेज जो है उन दिनों में कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था। बहुत सारे लोग जो है उसी लैंग्वेज में बात करते थे और उसको पढ़ते थे। जैनिज़्म का ऐसा मानना था कि वो संस्कृत लैंग्वेज का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। वो जो है वो स्पेसिफिक टू ब्राह्मण्स को ही वो समझते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हम जो है प्राकृत लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे। उनके जो लिटरेचर है उसका जो नाम है वो अर्दमा गदी है, जो टेक्स्ट लिखी गई थी, और इसका जो कंपाइलेशन किया था इन्होंने वो गुजरात में किया था। गुजरात में एक वलाभी करके एक जगह है जिसको ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, इन्होंने वहाँ पे इसका कंपाइलेशन किया था। हमने ऐसा पढ़ा है कि अभी भी कुछ ऐसे टेक्स्ट है या मैन्युस्क्रिप्ट्स है जैन लोगों के जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए, वो अभी भी पब्लिश करना बाकी है, और इनको राजस्थान और गुजरात के कुछ ऐसे मंदिर है, जैन मंदिर है, जहाँ पे ये अभी भी रखे गए। इनका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कनाडा और महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा दिखता है। उस दौर में इस सोसाइटी में इन्होंने एग्रीकल्चर को लेके, या मैं कहूँ स्पेसिफिक ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इस सोसाइटी को डेवलप करने में। अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है ये कुछ हद तक सिमिलर है और डिफरेंट भी है। इसका जो रीज़न है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हम आपको उसमें बताएंगे बुद्धिज़्म के बारे में, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। अब तक हमने जो भी सुना जैनिज़्म के बारे में, इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो सेक्ट है इसमें भी डिफरेंसेस थे आइडियोलॉजी को लेके, बिलीफ सिस्टम को लेके। फॉर एग्जांपल 19th जो इनके गुरु थे दिगंबर्स का ऐसा मानना है कि दैट वाज अ मेल, एंड श्वेतांबर्स का मानना है कि वो फीमेल थे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे इनका डिवीज़न और भी स्ट्रांग होता है। जैसे दिगंबर्स मानते हैं कि सिर्फ जो मेल है वही त्रिंतकार्स बन सकते हैं, और श्वेतांबर का ऐसा मानना है कि नहीं, त्रिंतकार्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं। अब ये जो है श्वेतांबर लोग ये सिर्फ 4 प्रिंसिपल को मानते हैं, विच मीन्स ये शादी कर सकते हैं, अपना वैवाहिक जीवन ये व्यतीत कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हमें पता चलता है कि हर रिलीजियस सिस्टम में कहीं ना कहीं डिवीज़न हम देखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी को लेके, कुछ बिलीफ सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। ऐसे और भी रिलीजियस सेक्ट है जिसके बारे में हम सुनेंगे। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ऐसे और भी सेक्ट्स हैं। सिर्फ उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनमें भी ऐसे डिवीजन्स हैं, ये सारी बातें हम अपने अपकमिंग एपिसोड्स में सुनते रहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रिलीजियस अफेयर्स है, क्या उनकी फ़िलासफ़ी है, क्या आइडियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है कि हम ये सारी डिटेल्स आपको एक फैक्चुअल वे में बता दें, एंड इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू अंडरस्टैंड। Thank you so much for listening to us, and you can subscribe to our channel and hear it on Spotify as well. Thank you once again.